हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत गजब वाली तैयारी हम सभी लोगों की, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर साथियों, क्योंकि मैं डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब कुछ टाइम बाद में नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, क्योंकि हमारा जेआरएफ हो जाएगा, हमारी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लाइव नहीं चला सकता, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई पहले वीडियो रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसको लाइव स्ट्रीम पर डालो। तो मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये दोनों काम आप तुरंत करते जाना और हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी का प्रयोग यादृच्छिकता परीक्षण हेतु किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी है उसका प्रयोग, नियरेस्ट नेबरहुड स्टैटिक्स का प्रयोग मानव अधिवासों की यादृच्छिकता परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका विकास क्लॉक एवं इवांस द्वारा मूलतः पौधों के प्रतिरूप के वर्णन हेतु किया गया था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्लॉक और इवांस मोदे ने किया था। किसके लिए किया था? पौधों के लिए किया था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग अधिवासों के लिए किया जाने लगा। इसका मतलब क्या होता है? निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग होता है कि दो अधिवासों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, इससे संबंधित होता है। ये मार्ग संगम अभिगम्यता की संगत माप है। मार्ग संगम अभिगम्यता की संगत माप है, टी मैट्रिक है, मूल्यांकित मैट्रिक है, श्रेणीबद्ध मैट्रिक्स है और आकृतिक मैट्रिक्स है। मार्ग संगम अभिगम्यता की संगत माप बतानी है आपको, तो ध्यान रखें मार्ग संगम अभिगम्यता की संगत माप क्या है। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा, देखो खुद का एनालिसिस खुद करना, पेज लो, पेन लो और लिखते जाओ सटासट कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, ढेर सारे कमेंट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा क्या? टी मैट्रिक्स। मार्ग संगम अभिगम्यता की संगत माप क्या होती है? टी मैट्रिक्स होती है। प्रोजेक्शन हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल जो प्रोजेक्शन का जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्शन को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेन टेबल संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करो और नीचे दिए गए सही कुछ से उत्तर का चयन करो। आपको प्लेन टेबल संरक्षण के बारे में बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कथन है, प्राचीन मानचित्र का निर्माण क्षेत्र में ही हो सकता है, यह वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु आदर्श है। पुनश्छेदन में सदैव त्रुटि का त्रिभुज आता है, मानचित्र में विस्तारण हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। टोटल 4 ऑप्शन है आपकी नज़र के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी बहुत ही गजब तरीके से, बहुत शानदार का सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। जो प्लेन टेबल संरक्षण है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्रों का निर्माण हेतु, जो प्लेन टेबल संरक्षण है उससे संबंधित पहली बात है कि मानचित्र का निर्माण क्षेत्र में हो सकता है। दूसरा है, यह वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए आदर्श है। किसके लिए? वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए। देखो, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ से। प्लेन टेबल का सबसे बड़ा गुण है कि इसके द्वारा क्षेत्र में ही प्लान तैयार किया हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्षेत्र में ही प्लान तैयार हो जाता है। प्लेन टेबल लघुमान मानचित्रों की रचना के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जो प्लेन टेबल है वो लघुमान मानचित्रों की रचना के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक नगर के गाइड मानचित्रों के लिए उपयुक्त है? बताओ कि कौन सा एक मापक नगर के गाइड मानचित्रों के लिए उपयुक्त है। 1:20,000, 1:50,000, 1:63,360 और 1:10,00,000। बहुत गजब का क्वेश्चन है। और देखो, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारे कमेंट करो। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो, ध्यान रखना, जो गाइड मानचित्र होता है उसकी मापनी कितनी होती है? 1:20,000 होती है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, जो गाइड मानचित्र होता है वो क्या होता है? सबसे वृहत्तम पैमाने का मानचित्र होता है।
नगर के गाइड मानचित्र वृत्त मापनी पर बनाए जाते हैं ताकि इसमें मार्ग, भवनों की सीमा एवं अन्य मुख्य स्थानों को प्रदर्शित किया जा सके। ध्यान रखना, यदि आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें दिखानी है, यदि आपको मानचित्र में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें दिखानी है तो आपको वृत्त मापनी के मानचित्र का प्रयोग करना होगा। जैसे विश्व का मानचित्र होता है तो उसमें हम भारत को देख सकते हैं, उसमें हम स्टेटों को नहीं देख सकते, जिलों को भी नहीं देख सकते। लेकिन यदि राजस्थान का मानचित्र तो हम उसको जिलों को देख सकते हैं, और यदि बात की जाए किसी जिले का मानचित्र आए तो उसमें हम तहसीलों को और गाँवों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, जैसे सड़क देखनी है, अपने खेत देखने हैं, कोई बाउंड्री देखनी है, तो आपको वृत्त मापने के मानचित्र बनाने पड़ेंगे। दिए गए वृत्त में O केंद्र है, यदि AB 10 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि AB 10 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो 10 पाई, 25 पाई, 50 पाई और 100 पाई। ठीक है, आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना है। AB बराबर 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। देखो मैं बता देता हूँ आपको भाई लोगों इसका सही आंसर। AB का मान दिया हुआ है यहाँ पर। देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे। ये था हमारे पास डायग्राम। ठीक है, ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई तीनों सेम है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दे दिया भाई कि जो ये भुजा है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर मिल गई। तो जब समबाहु त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर नोट कर दिया 10 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हमने पाई रखा, आर स्क्वायर में हमने क्या किया, आर का मान हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर आर का मतलब है वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, जो हमारे पास कितनी आई, 10 आई। 10 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या आया, 100 पाई आया, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। समझ में आ गया ना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता। बताओ भारतीय मौसम मानचित्र में क्या नहीं दिखाया जा सकता, समताप रेखाएं, वायु की दिशा, मेघाच्छादन और समताप रेखाएं। क्वेश्चन बहुत सारी बार आ चुका है, इसलिए गलत आंसर नहीं देने का है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारी बार आ चुका है, इसलिए गलत आंसर नहीं देने का है। और सभी के सभी ये काम भी कर दो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, समताप रेखाएं। देखो भारत का जो दैनिक मानचित्र होता है उसमें समताप रेखाएं, मेघाच्छादन, वायु की गति, दिशा और धुंध आदि सभी को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि बतानी है भाई, बताओ। तो देखो जनसंख्या के वितरण को दिखाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, यहाँ पर आएगा बिंदु विधि। बिंदु विधि है वो जनसंख्या के वितरण को दिखाने के लिए सबसे बेस्ट विधि है, स्पेशली ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को। ठीक है, देखो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक बात है, मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करने हेतु बिंदु विधि एवं नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने हेतु वृत्त विधि या गोलाभ विधि उपयुक्त है। ठीक है, यदि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए भाई साहब आपको बिंदु विधि फॉलो करनी पड़ेगी, डॉट मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आपको नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए आपको गोलाभ विधि या वृत्त विधि को फॉलो करना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि क्वेश्चन बहुत गजब का है ये।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत गजब का है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमें पता चल रहा है अगला क्वेश्चन का, ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? बताओ भाई, ओपिसोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्षेत्रफल मापने में, दिशा मापने में, दूरी मापने में और प्रवणता मापने में। हमें बताना है कि ओपिसोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो ओपिसोमीटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है भाई लोगों, किसमें? रेखाओं की लंबाई मापने में। मानचित्र पर वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाओं की लंबाई मापने के लिए या दूरी मापने के लिए। बहुत गजब का क्वेश्चन था, हर किसी को सही आंसर देना है। और ध्यान रखें, हर क्लास को ज्वाइन करो। अब हम मॉडल पेपर चलाएंगे, ठीक है। और यदि किसी को पीडीएफ लेना चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करना होगा मेरे व्हाट्सअप नंबर 7891350470। 48 दिन का प्लान है, बहुत शानदार वाला। 48 दिन बाद में जेआरएफ आपके हाथ में रहेगा, 100% हाथ में रहेगा जेआरएफ आपके, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत गजब वाली तैयारी करेंगे। नाइट वाली क्लास में हम ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं, मॉर्निंग वाली क्लास में जो दोपहर को क्लास होती है, ध्यान रखें ये क्लास वैसे 2 बजे लाइव आती है मेरी रेगुलर, लेकिन आज कुछ इश्यूज हो गए थे जिनकी वजह से 2 बजे लाइव नहीं आ पा रही है। एग्रोग्राफ की रचना किसने की थी? बताओ भाई, एग्रोग्राफ की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखें, जो एग्रोग्राफ है उसकी रचना किसने की थी? गैडिज ने। किसने दिया था? एग्रोग्राफ गैडिज मोदे ने दिया था। किसने दिया था? गैडिज मोदे ने। अब देखो एग्रोग्राफ के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो देखो एग्रोग्राफ एक क्लाइमेटोग्राफ होता है, एक क्लाइमोग्राफ होता है, एक हीदरग्राफ होता है, एक एग्रोग्राफ होता है। ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ, हीदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ, इनके बारे में मैंने बहुत सारी बार बता चुका आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके। हम आज बात करते हैं हिग्रोग्राफ। देखो हिग्रोग्राफ की और हीदरग्राफ की 2 अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हीदरग्राफ में भुज और कोटियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो एग्रोग्राफ है उसमें फसलों का क्षेत्रफल एवं वर्धन काल होता है। ठीक है, एग्रोग्राफ के द्वारा फसलों का क्षेत्रफल, फसलों का वर्धन काल एवं जलवायु के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाता है। एग्रोग्राफ गैडिज ने दिया था, गैडिज द्वारा बनाया गया था, और इसमें क्या होता है कि फसलों के वर्धन काल, फसलों का क्षेत्रफल एवं जलवायु के मध्य संबंध दिखाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें एक प्यारी बात छुपी हुई है। क्षैतिज अक्ष पर महीने होते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जलवायु के तत्व होते हैं। ठीक है, जो क्षैतिज अक्ष होता है ऐसे होता है, जो ये क्षैतिज अक्ष होता है इस पर महीने होते हैं और इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जलवायु होती है। भाई ये वाला क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूँ, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारी बार। चलो मैं खुद ही आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट भाई। देखो हम इसको इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा जूम नहीं करने का मतलब है ये हमें नहीं दिखेगा ऐसे। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। देखो ब्लॉक डायग्राम किसने दिया था? ब्लॉक डायग्राम दिया था लोबेक मोदे ने। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम दिया था लोबेक मोदे ने। मैप प्रोजेक्शन दिया था केलावे ने। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था। और बात की जाए मैप एंड डायग्राम्स किसने दिया था? मोकहाउस एंड विल्सन ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लॉक डायग्राम किसने दिया था? लोबेक ने दिया था। मैप प्रोजेक्शन केलावे ने दिया था। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी रॉबिन्स ने दिया था। मैप एंड डायग्राम किसने दिया था? मोकहाउस और विल्सन ने दिया था। बहुत गजब का क्वेश्चन था, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। भारत का ऋतु मानचित्र तैयार किया जाता है, तो ध्यान रखो, वैसे आता नहीं प्रोजेक्शन, लेकिन मैंने बता दिया, ये दिखाया जाता है किसके ऊपर? बॉन मानचित्र पर, बॉन प्रक्षेप पर। जब RF 1:80,000 है तब 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पर मीटर में है इकाइयाँ सारी सारी, किसमें? मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इकाई है ये सेंटीमीटर में, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कन्वर्ट करने का एक सीधा सा तरीका है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यदि इस सेंटीमीटर को हम मीटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएगी, हमारे पास 800 मीटर आ जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और देखो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड हो रहा है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहीं पर आपको डाउट हो रहा है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। दूसरी बात, हम इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का एक बेस्ट मेथड ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम उस तरीके से लाइव आते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चनों पर क्या करना होता है, मैं हर किसी के आंसर को देखने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ जो भी आपका आंसर वो कमेंट करके बताना। आपको अपना ओवरऑल रिजल्ट भी बताना है कि आप टोटल कितने क्वेश्चन सही करते हो। एक मानचित्र पृथ्वी के धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। कारण आर, मानचित्र की रचना मापक के आधार पर की जाती है। बता दो भाई, आंसर बता दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बहुत गजब का क्वेश्चन है। आंसर ठोक दो भाई। एक मानचित्र पृथ्वी के धरातल प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र की रचना मापक के आधार पर की जाती है। देखो यहाँ पर ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, एक मानचित्र पृथ्वी के धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? देखो, पृथ्वी के धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व ग्लोब द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोब द्वारा किया जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोब के द्वारा किया जाता है। मानचित्र द्वारा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि किसी भी मानचित्र में क्षेत्रफल, दिशा और आकृति तीनों शुद्ध नहीं होते। यह ध्यान में रखना, किसी भी मानचित्र में एक साथ क्षेत्रफल, दिशा और आकृति तीनों शुद्ध नहीं होते। हर एक प्रोजेक्शन और हर एक मानचित्र की स्पेशल विशेषता होती है। कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जो स्पेशली उनमें क्षेत्रफल ज़्यादा शुद्ध दिखाया जाता है, कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिनमें दूरी ज़्यादा शुद्ध तरीके से दिखाई जाती है, और कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें आकृति ज़्यादा शुद्ध दिखाई जाती है। जैसे बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप। बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप में क्या होता है? आकृति शुद्ध दिखाई जाती है। मौलवीय प्रक्षेप है, सिनुसोइडल प्रक्षेप है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है, इनमें क्षेत्रफल ज़्यादा शुद्ध दिखाया जाता है। बात की जाए मर्केटर प्रक्षेप, इसमें जो दिशा होती है, दूरी होती है, वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से दिखाई जाती है। तो ये होता है कुछ। हम बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप का भी उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये है, ठीक है। और मानचित्र की रचना मापक के आधार पर की जाती है, तो यह आप सभी को पता है। कोई भी मानचित्र होता है उसकी रचना किसके आधार पर की जाती है? मापक के आधार पर की जाती है, मापने के आधार पर की जाती है। भाई लोगों, ये क्वेश्चन लो भाई। उच्च मेघों द्वारा मेघाच्छन्न आकाश हेतु निम्न में से किस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। मैं इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूंगा आपको, जिससे आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपको केवल JRF के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट लेके, जिससे आप 100% चुटकियों में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। देखो भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जहाँ पर ब्लैक है, जहाँ पर डार्क है वहाँ का है मतलब निम्न मेघ है वहाँ पर, और जहाँ पर लाइनों का प्रयोग है वहाँ पर क्या है? उच्च मेघ है। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखना आप। इसमें 4 लाइन है, उच्च मेघ द्वारा मेघाच्छादन है। इसमें 3 लाइन है, इसका मतलब 3/4 आकाश मेघाच्छादित है। इसमें पूरा डार्क है, मतलब निम्न मेघ द्वारा मेघाच्छादन है। और इसमें जो 1/4 भाग है वो खुला है, बाकी 3/4 भाग डार्क है। इसका मतलब है निम्न मेघ द्वारा 3/4 आकाश आच्छादित है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे। लो भाई, प्रोजेक्शन तो पढ़ना ही नहीं है भाई हमें। एक ऐसे विकर्ण मापक का अल्पतमांक क्या है जिसके एक प्राथमिक भाग का मान 10 मीटर है तथा उसे 10 गौण या कणवत भागों में विभाजित किया गया है? बता दो भाई, आंसर बता दो। 5 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा या 20 सेंटीमीटर होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक भाग का मान कितना है? 10 मीटर है। उसे 10 गौण एवं 10
कणवत भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 मीटर है टोटल था, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 10 कणवत और 10 गौण में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो ये लाइनें हैं ये किस में है, सेंटीमीटर में। दूसरी बात यहाँ से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी, क्या है हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हो। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये उसका क्वेश्चन आ गया किसका, जियोमॉर्फोलॉजी का। अब भाई बताओ यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। कोहरा, कुहासा, वर्षा और तड़ित झंझा। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर जो तड़ित झंझा है वो गलत है। ठीक है, वर्षा की बौछार ये है, बरसात को डार्क द्वारा दिखाया जाता है, तड़ित झंझा को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो कोहरा और कुहासा से। ठीक है, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। कोहरा इसमें 3 लाइन है, कुहासा इसमें 2 लाइन है। ठीक है, कुहासा में 2 लाइन आएंगी, कोहरा में 3 लाइन आएंगी। ठीक है, अब मैंने तो भाई एक तरीका अपना रखा था, एक छोटा सा लॉजिक बना के। मेरा लॉजिक था कुहासा। इसमें ए और आ की मात्रा निकालो, आ की मात्रा 1, क्योंकि ए की मात्रा में 1 डंडा होता है, आ की मात्रा में 2 डंडे आ जाते हैं, आपको भी पता है ना। हा से 2 डंडे निकाल दिया और सा से 2 डंडे, को से 2 डंडे निकाल दिया, हा से 2 डंडे निकाल दिया, 1 डंडा है से निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 डंडे, यहाँ पर 4 डंडे, ये 4 कट गए, 1 डंडा बच गया। ठीक है, मैंने अपना तरीका बना रखा था, मेरे को ये तरीका सेट हो गया था दिमाग में, तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता था। आप अपना तरीका बना सकते हो। ये वर्षांत है, गोला बिल्कुल वर्षांत है, तड़ित झंझा ये होता है तड़ित झंझा, और वर्षा की बौछार ये होता है। मानचित्र प्रक्षेपों का प्रयोग कौन अग्रगामी था। मानचित्र प्रक्षेपों के प्रयोग में कौन अग्रगामी था, तो ध्यान रखें टॉलमे। कौन, टॉलमे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मानचित्र कला में यूनानी अग्रगामी थे। यूनानी विद्वानों में एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज और टॉलमी का महत्वपूर्ण योगदान है। किन किन का, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज और टॉलमी। वस्तुतः यूनानी मानचित्र कला को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय टॉलमी को दिया जाता है। ध्यान में रखना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आ सकता है कि मानचित्र कला को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है, टॉलमी को दिया जाता है। मृदा वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा आरेख सर्वोपयुक्त होता है। बता दो भाई, बता दो कि मानचित्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सर्वोपयुक्त है। दंड आरेख, वृत्त आरेख, त्रिभुजाकार आरेख और वृत्तीय आरेख। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा त्रिभुजाकार आरेख। ठीक है, मैं बता देता हूँ त्रिभुजाकार आरेख हम और इसके अलावा कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इस आरेख समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। पहली बात, जो त्रिभुजाकार आरेख होता है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। इसके द्वारा मृदा की संरचना, रेत सिल्ट मृत्तिका का अनुपात, नगरों की आर्थिक संरचना नहीं होती, कमजोर नगर, रुपए वाले नगर, इस तरीके से जनसंख्या की आयु संरचना आदि को प्रदर्शित किया जाता है। जो त्रिभुजाकार आरेख होता है उसके द्वारा किस किस को प्रदर्शित किया जाता है, आप सभी को पता चल गया होगा। मृदा की आंतरिक संरचना को, नगरों की आर्थिक संरचना को और जनसंख्या की आयु संरचना को। वृत्त आरेख, अभी मैंने जस्ट आगे इससे पहले बताया था कि बिंदुओं के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि वृत्तों के द्वारा शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अभी बताया था मैंने, किसी को याद नहीं है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इतना जल्दी भूलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे डॉक्टर टीम। बिल्कुल राइट,
वी आर जस्ट गोइंग ऑन राइट वे। निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुतम तरंग लंबाई से वृत्त तरंग लंबाई की ओर सही अनुक्रम है? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा हमारा, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा वीडियो चलेगा, नहीं, शॉर्ट वीडियो होगा, बेस्ट वीडियो होगा। दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ। पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। पराबैंगनी रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, रेडियो तरंग और पराबैंगनी रश्मियाँ। बता दो भाई, आंसर बता दो। तो देखो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा, सबसे पहला पराबैंगनी आएगा, फिर उसके बाद दृश्य आएगा, फिर अवरक्त आएगा, ठीक है, और फिर रेडियो आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पराबैंगनी, उसके जस्ट बाद दृश्य, फिर प्रकाश, फिर अवरक्त और फिर रेडियो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पराबैंगनी, दृश्य, प्रकाश, अवरक्त, रेडियो। अब आ जाओ भैया, आ जाओ। प्रोजेक्शन क्या है, हमें नहीं पढ़ना है भाई लोगों, ये तो हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पेपर में आता है, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। आंसर नहीं दिखना चाहिए। कोरोक्रोमेटिक मानचित्र, कोरोस्मेटिक मानचित्र, कोरोप्लेट मानचित्र, कोरोग्राफिकल मानचित्र। बहुत छोटे मापक पर एटलस मानचित्र, विभिन्न रंगों द्वारा विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन, विभिन्न प्रतीकों द्वारा वस्तु वितरण, क्षैतिज एवं लंबवत रेखाओं द्वारा विभिन्न छायाएं। बता दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आपको एक टॉफ़ी 100% इनाम में मिलेगी, एक टॉफ़ी 100%। और टॉफ़ी की कीमत टन्नी रहेगी, 1 रुपये की 2 वाली टॉफ़ियाँ मिलेंगी, चाहे कोई सी भी, या तो मैंगो बाइट दी जाएगी आपको या ऑरेंज बाइट दी जाएगी। आप कमेंट करके बताना कि आपको मैंगो बाइट चाहिए, ऑरेंज बाइट चाहिए, ठीक है। ऑरेंज बाइट का मतलब है संतरा वाली टॉफ़ी, मैंगो बाइट वाला का मतलब है आम वाली टॉफ़ी। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, और अब भी अपना ध्यान पढ़ाई पर ही रखना, बाइट पर मत जाना, ठीक है। मजाक हो गया बहुत, ठीक है ठीक है ठीक है। हम देखो यहाँ पर बताते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, एक होता है कोरोक्रोमेटिक, एक होता है कोरोस्मेटिक, एक होता है कोरोक्रोमेटिक, एक होता है कोरोस्मेटिक। इन दोनों शब्दों को लो पहले, दोनों में देखो कै कौन से में कितनी ज़्यादा है। कोरोक्रोमेटिक में कै कितनी बार है और कोरोस्मेटिक में कै कितनी बार है, देखो ध्यान से देखो। कोरोक्रोमेटिक में कै 3 बार है, कोरोस्मेटिक में कै 2 बार है। कलर, कलर किससे स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, 3 बार कै कलर, इससे मिल गया। कोरोस्मेटिक से, कोरोस्मेटिक से रिपीट हो रहा है ना, इस्तला करती, इस्तला करती, इस्तला करती, इस्तला करती। कोरोस्मेटिक से, इस्तला करती से, दोनों का से मिलेगा, मतलब प्रतीकों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस्तला करती बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल देंगे, स्ट्रक्चर बोल दो, डायग्राम मत बोलो, स्ट्रक्चर बोल दो आप यहाँ पर, ठीक है। कोरोक्रोमेटिक 3 बार क्या आ रहा है, मतलब कलर है। कोरोस्मेटिक से आ रहा है, मतलब प्रतीक है, इस्तला करती है। कोरोप्लेथ, कोरोप्लेथ में क्या होता है, क्षैतिज एवं लंबवत रेखाओं द्वारा। कोरोग्राफिकल, बहुत छोटे मापक पर एटलस मानचित्र। देखो एक टोपोग्राफिकल मानचित्र होता है, एक कोरोग्राफिकल मानचित्र होता है। टोपोग्राफिकल मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिनकी मापनी 1:2.5 लाख से बड़ी है। अब यहाँ पर आप उल्टा मत समझ जाना, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, यदि 0 से 2.5 लाख, ढाई लाख हो गए ना, और एक साइड है 2.5 लाख से अधिक, ठीक है। एक साइड है 0 से 2.5 लाख, एक साइड है 2.5 लाख से बिल्कुल आगे 2 करोड़ तक जा सकते हो आप। 0 से 2.5 लाख ये है टोपोग्राफिकल, ये है कोरोग्राफिकल। यदि 2.5 लाख से छोटी मापनी का मानचित्र है उसको हम कोरोग्राफिकल बोलेंगे, और 2.5 लाख से बड़ी मापनी का मानचित्र है उसको हम टोपोग्राफिकल बोलेंगे। भाई मापनी का तो रूल ही अलग है, संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे संख्या बढ़ेंगी 1 से करोड़ की ओर जाएगी, तो मतलब समझो मापनी का मान घट रहा है। रूल अलग है यहाँ पर,
यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, मापनी घटेगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए। 5 है, 500 है, 5000 है। मापनी में ये सबसे छोटी मापनी है, उससे बड़ी मापनी ये है, और सबसे बड़ी मापनी ये है। ठीक है, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, बताओ। जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आंसर ठोक दो भाई। जनसंख्या के आयुलिंग संरचना को प्रदर्शित करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो भाई वो है पिरामिड आरेख। कौन सा है? पिरामिडीय आरेख। जहां पर कंफ्यूज हो रहे हो मेरे साथ शेयर करो, जो आपको नहीं आता है मेरे साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ। लास्ट में आपको बताना कि कितना क्वेश्चन सही हुए। और यदि आप इसको भूल रहे हो ना, इसको भूल रहे हो तो इसको मत भूलो भाई, इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। क्या ये? आपका अंगूठा है, लाइक है, लाइक करना है आपको। इसके अलावा यदि आप इस शब्द को भी भूल रहे हो तो इसको भी मत भूल जाना भाई, ये मेरी ज़िंदगी है, सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी है। तो देखो, पिरामिड आरेख की आकृति पिरामिड के समान होती है। जो पिरामिड आरेख की आकृति होती है वो बिल्कुल एज ए पिरामिड के तरह से होती है। और ध्यान रखना, यहाँ पर आयु वर्ग एवं लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेख का प्रयोग किया जाता है। आगे है भाई बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन, धुआं उठाएगा क्वेश्चन, धुआं। कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला को सम्मिलित है। यह परिभाषा किसने दी थी? बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे और इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहेंगे। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मॉकाउस आएगा या रॉबिन्स आएगा। ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो आप? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज होता था। तो भाई यहाँ पर है मॉकाउस। ठीक है, मॉकाउस है। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने तो एक तरीका बनाया था, मेरा खुद का तुक्का लगाया था मैंने। यहाँ पर मानचित्र मुद्रण दोनों में मैं आ रहा है, इसलिए मैंने एक बना दिया। मैंने अपना रूल बना लिया क्योंकि अब मेरे को याद हो जाता था। आपको याद करना है, मेरा तरीका फॉलो कर लो, नहीं तो खुद का तरीका बनाओ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को, मात्र कर देना। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 2 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर। बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रोजेक्शन हमें पढ़ना नहीं है भाई, बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोता, खान, कब्रिस्तान और स्थायी झोंपड़ी। यदि किसी को टाइम की ऐसा लग रहा है कि यार सर बहुत जल्दी क्लास को फिनिश कर रहे, तो भाई लाइव को रोक रोक के चलाओ। आप अपना खुद का लाइव है, रोक रोक के चलाओ, वीडियो को कैसे भी चलाओ, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, मर्जी आपकी है, कैसे भी करो आप। भाई सोता को प्लस के द्वारा दिखाया जाता है, न कि गुना के द्वारा। गुना के द्वारा नहीं दिखाया जाता, सोता को प्लस के द्वारा दिखाया जाता है। देखो, मैंने बता रहा था अभी, जब इग्रो ग्राफ को मैंने समझाया था तब मैंने बता दिया था कि हीदर ग्राफ में एक यूनिक बात है, एक स्पेशल बात है, वो है भुज और कोटि। 12 भुजों, भुज और कोटि भी आ सकता है, 12 भुजों वाली आकृति भी आ सकती है, वो हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ के द्वारा क्या क्या दिखाया जाता है? औसत मासिक तापमान और वर्षांत। हीदर ग्राफ के द्वारा क्या दिखाया जाता है? औसत मासिक तापमान एवं वर्षा। भाई वर्षा और औसत मासिक तापमान। एक डिग्री का अंतराल है भाई, 1 डिग्री का अंतराल बताओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1 डिग्री का अंतराल कितना होगा? भाई यहाँ पर अक्षांश की बात की गई है। 1 डिग्री अक्षांश में कितना डिफरेंस होता है? 111 किलोमीटर। कहाँ पर? विषुवत-रेखीय क्षेत्र पर ओनली। बताओ क्या अक्षांशों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ध्रुव की ओर घटता जाता है या नहीं घटता जाता? तो ध्यान रखना, जो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर है, ध्रुव की ओर जाने पर कम हो जाती है। और देशांतरों के जो बीच की दूरी है जिसको हम गौर बोलते हैं वो भी 111 किलोमीटर ही होता है। अब बता दो भाई, बता दो कौन सा सही नहीं है? रेतीला तूफान, ओला, बौछार और कोहरा।
देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, रोक के आंसर ठोको। बौछार, ओला, कोहरा, रेतीला तूफान। यहां पर मैं बता देता हूं भाई, रेतीले तूफान को इस तरीके से दिखाते हैं हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। रेतीला, बौछार बिल्कुल सही है, उल्टा त्रिभुज। ओला बिल्कुल सही है, सॉरी ओला, सॉरी डार्लिंग, हाँ इस तरीके का गाना था ना, सॉरी डार्लिंग कुछ नाम से, बहुत गजब का गाना था। किसका था ये गाना? सॉरी डार्लिंग, ऐसा कुछ करके कुछ गाना था, किसका था आप खुद याद करना। यदि इसको हम डार्क कर दें तो ये क्या है? ओला है। और यदि इसको हम खाली छोड़ दें तो ये क्या है? बौछार है। कोहरा को 3 लाइनों द्वारा, कुहासा को 2 लाइनों द्वारा। रेतीला तूफान भाई, रेतीला तूफान इस तरीके से होता है। और तड़ित झंझा भाई इस तरीके से होती है। भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, रियली बता रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन, ए गाइड टू मैप प्रोजेक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, बिगॉट, बॉयर, स्टीयर्स एंड रॉबिन्स। भाई आंसर ठोक दो सभी के सभी, बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैं खुद बता देता हूँ यहाँ पर आंसर आपको, यहीं पर ही आ जाओ, सही ढंग से नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी, रॉबिन्स का है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन, स्टीयर्स का है। एक गाइड टू मैप प्रोजेक्शन, बॉयर का है। एन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क, बिगॉट का है। एन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ये पूरा नाम है। एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी, रॉबिन्स का है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, स्टीयर का है। स्टडी ऑफ मैप प्रोजेक्शन, स्टीयर का है। एक गाइड टू मैप प्रोजेक्शन, बॉयर का है। और एन इंट्रोडक्शन टू मैप वर्क एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, बिगॉट का है। बहुत गजब का क्वेश्चन था भाई, बहुत गजब का। बताओ ये किसको दिखा रहा है? सारा मैंने पढ़ा दिया था बहुत शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर किसी से भी गलत नहीं आना चाहिए। पहली कंडीशन है, कभी भी किसी को गलत आंसर नहीं देना है। मैंने ये सारे डायग्राम बहुत ही सही ढंग से पढ़ाए थे। यदि किसी ने देख लिया, किसी भी हाल में कभी भी गलत नहीं करेगा एक भी क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पर सी होगा। देखो सी क्यों होगा? उत्तल ढाल है, फिर अवतल ढाल हुआ। जो समोच्च रेखा है वो इस तरीके से बनेंगी भाई, इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से बनेंगी। उत्तल ढाल है क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है, वायुदाब ज़्यादा है। किनारों की ओर वायुदाब, वायुदाब का नहीं, सेंटर में जो दाब है वो ज़्यादा है। और चारों तरफ क्या है, कम होता जा रहा है। भारत के प्रथम विस्तृत मानचित्र का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखना, भारत का पहला विस्तृत मानचित्र किसने बनाया था? टॉलमी ने बनाया था। किसने? टॉलमी ने। तो भारत का पहला विस्तृत मानचित्र किसने बनाया? टॉलमी ने। ठीक है भाई लोगों, आज की हमारी क्लास 38 मिनट की कंप्लीट। चलो ये बता दो, इग्रोग्राफ किसने दिया? एगिडिस ने। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है। प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, बहुत सही ढंग से तैयारी करें। अब की बार JRF हमारे हाथ में रहेगा 100%। वीडियो को ढेर सारे कमेंट कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और लग जाओ ज़बरदस्त तरीके से। इस हद तक तैयार हो जाओ कि आपका JRF किसी भी हाल में नहीं रुक पाए। इस हद तक तैयारी में लग जाओ कि अगली बार जब पेपर बनाने वाला सोचे, अब की बार का रिजल्ट देख के कि बेटा क्वेश्चन कहाँ से बनाऊं, पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन दिया था, लोगों ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, अब मैं कहाँ से क्वेश्चन बनाऊं। जिस दिन ये सोचना पड़ जाएगा उसको, इसलिए इस तरीके की तैयारी करो। ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।